हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सब बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। आप भी उनको अच्छे से लगाते हुए चलिए और अनसॉल्व पेपर को भी देखते हुए चलिए। जो 2024 के पेपर हुए हैं उसको अच्छे से हल करिए। हम उसको एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, आप यहाँ से देखिए और इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं उनको भी लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि देखिए बोर्ड का एग्जाम फरवरी में है और आप अभी से ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है और आपको ये पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिससे आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स मिले। ठीक है, तो चलिए आज ही 2024 का ही एक क्वेश्चन है या कोड है, पेपर कोड आपको बता दें HZ है, 822 HZ कोड है और इसी कोड का एक क्वेश्चन है। आइए हम आज इसको अच्छे से हल करते हैं। यह अच्छा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, अच्छे से उनको देखते हुए चलना है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको अच्छे से रीड करिए। हम इसको क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, यदि 4 कुर्सी है, कितनी कुर्सी है? 4 कुर्सी है तथा 7 मेज है, इनका मूल्य दिया गया है 360 रुपए है। ठीक है, फिर कहा गया है और 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। तो आपसे एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य पूछा गया है। आइए हल करते हैं। ठीक है, अच्छे से पहले आपको मान लेना है कि माना किसी एक कुर्सी एक मेज का मूल्य अलग अलग मान लेना है। तो आइए मानते हैं। कैसे मानते हैं? देखिए ऐसे माना जाएगा। माना एक कुर्सी कुर्सी है और मेज है। एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है। कितना है? x रुपए मान ले रहे हैं, x रुपए है। माना किसी एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है तथा मेज का मूल्य ऐसे आपको मान लेना है। मेज का मूल्य कितना है? y रुपए मान ले रहे हैं, क्योंकि दोनों को हमें निकालना है, x और y को निकालना है, क्योंकि मेज का और कुर्सी का, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। ठीक है, माना एक कुर्सी का मूल्य x रुपए तथा मेज का मूल्य y रुपए है। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पूछा, कहा गया है कि 4 कुर्सी तथा 7 मेज का मूल्य कितना है? 360 रुपए है। आपसे कहा गया कि 4 कुर्सी, अगर एक कुर्सी का मूल्य x रुपया है तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 4x होगा। यही तो है प्रश्नानुसार। ऐसे आप लिखेंगे, ऐसे लिखना भी है आपको कॉपी में प्रश्नानुसार। ऐसे आपको बोर्ड वाले कॉपी में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, प्रश्नानुसार। एक कुर्सी का मूल्य कितना है? x रुपए है, तो 4 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 4x होगा। वैसे कहा गया एक मेज का मूल्य y रुपया हमने माना है, तो आपसे कितना कहा गया? 7 मेज, तो 7 मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा, 7y। ठीक है, फिर दोनों का जोड़ने के बाद कह रहा 360 रुपए आ रहा है। हम भी ऐसे कर ले रहे हैं, 4x धन 7y बराबर कितना? 360 रुपए। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेना। कैसे हुआ? क्योंकि वह खुद कहा गया है कि 4 कुर्सी और 7 मेज का मूल्य कितना है? 360 रुपए है। हम लिख देंगे 4x धन 7y बराबर 360 रुपए। फिर दोबारा कहा गया है, फिर कहा गया है और 6 कुर्सी तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है। फिर कहा गया है कि 6 कुर्सी, अगर एक कुर्सी का मूल्य आप x रुपए माने हैं दोबारा, तो वह कह रहा है 6 कुर्सी, तो 6 कुर्सी कितना होगा? 6x होगा। यही तो होगा। दोबारा देखिए क्वेश्चन नीचे और जोड़ा, उसमें कहा गया और 6 कुर्सी, 6 कुर्सी का मूल्य कितना होगा? 6x होगा। कैसे? क्योंकि हमने एक कुर्सी का x माना है। वैसे फिर कहा गया 10 मेज, तो मेज, एक मेज का मूल्य कितना है? y है, तो 10 मेज का कितना होगा? 10y हो जाएगा। हो जाएगा 10y। तो यहाँ फिर लिखेंगे, दोबारा दूसरा समीकरण बनाएंगे। आई बनाते हैं। कैसे? कहा गया एक कुर्सी का मूल्य x है, फिर दोबारा कहा गया 6 कुर्सी का कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। हो जाएगा धन 7y, एक मेज का मूल्य y कहा गया, फिर कहा गया 10 मेज, तो लिखेंगे 10y। कितना? 10y बराबर इन दोनों का मूल्य कितना दिया गया है? 520 रुपए दिया गया है। इसे समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब देखिए हमें 2 समीकरण मिल गए। आप इनको विलोपन विधि से, जैसे दो समीकरण को हल करते थे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, आप इसको हल कर सकते हैं। आइए इसको विलोपन विधि से अच्छे से हल करते हैं। ठीक,
देखिए जब आपको दो समीकरण मिले तो एक को बराबर करिए, चाहे x को चाहे y को। यहाँ देखिए 4 है इस पहले वाले समीकरण में x का गुणांक, और इसमें कितना है 6 है। 4 और 6 का एलसीएम लेकर इसको बराबर करेंगे, जिससे एक कैंसिल हो जाए। दो समीकरण जब ऐसे दिए हो तो आप भी बराबर करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए करते हैं। जब देखिए अगर 4 और 6 किस पे बराबर होंगे, दोनों 12 पे, क्योंकि 4 और 6 12 पे बराबर हो जाएंगे। आइए 12 बराबर करते हैं 4 में, इसमें इस पूरे समीकरण में किस संख्या से गुणा करते हैं कि जिससे यह क्या बन जाए 4x क्या बन जाए 12 बन जाए। तो हम कहेंगे इसमें किससे गुणा करते हैं 3 से। आप कहेंगे सर 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें किससे, इसमें कहेंगे गुरुजी आप 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे 2 6 12, यहाँ भी 12, और इसमें 4 में 3 से गुणा करेंगे 4 3 12, यहाँ भी 12, यही तो होगा। आइए करते हैं। यहाँ जब पहले वाले में करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा कितना 4 तिया के 12x धन 7 तरीके 21y, 7 तरीके 21y बराबर, इसमें अब गुणा करेंगे क्योंकि गुणा सब में करेंगे। पहले वाले में कर लिए हमने, दूसरे वाले में कर लिए, तीसरे वाले में करते हैं। आइए 3 शून्य शून्य, 3 छक 18, 8 हासिल लागे 1, और 3 तरीका 9 1 10, तो कितना मिला 1080। कितना मिला 1080 मिला। इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे। आइए इसमें भी गुणा करते हैं दूसरे वाले समीकरण में। दूसरे वाले समीकरण 2 से गुणा करना है तो करीब उड़ते गुणा करते हैं। 6 दुना के 12x, 6 दुना के 12x धन 10 दुना के 20y, 10 दुना के 20y बराबर, अब इसमें करते हैं गुणा। 2 शून्य शून्य, 2 दुना के 4 और 5 दूनी 10। अब देखिए हमने दो समीकरण में 3 और 2 से गुणा कर दिया। क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि हम एक को बराबर कर रहे थे। x x देखिए बराबर हो गया, अब घटा देंगे तो क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा और y का मान आराम से निकल जाएगा। तो आइए समीकरण इन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाते जब है तो नीचे का चिन्ह बदलते हैं। नीचे का चिन्ह बदलिए, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए जब घटाने में क्या करते, एक पे धन है एक पे ऋण है, दोनों सेम सेम है तो क्या होंगे, कट जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए x x कट गया, इसीलिए हमने गुणा किया था, ठीक है, x x कट गया। अब जब x कट गया घटाएंगे, 21y में से 20y जाएगा, कितना बचेगा y सिर्फ बचेगा, बचेगा y सिर्फ y बचेगा बराबर 1080 में से 1040 घटा देंगे, कितना बचेगा 40। तो y का मूल्य कितना आया 40 रुपए, यानी एक मेज का मूल्य कितना आ गया 40 रुपए। आप मेज का मूल्य कितना माने हैं, x y रुपए माने हैं, तो मेज का मूल्य कितना आ गया 40 रुपए। यही तो आपसे पूछा गया है कि एक मेज का मूल्य बताइए और एक कुर्सी का मूल्य बताइए। आइए कुर्सी क्या निकाल लेते हैं, y का मान समीकरण नंबर 1 चाहे 2 में किसी में भी आप रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा, कुर्सी का मूल्य मिल जाएगा। आइए लिखते हैं यहाँ पर y का मान ऐसे आपको लिखना है, y का मान समीकरण नंबर 1 चाहे 2 में किसी भी आप रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आइए हम 1 में रख लेते हैं, ठीक है। रखने पर जब समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे तो इससे आपको x का मान आराम से पता चल जाएगा। तो आइए रखते हैं। समीकरण में पहला क्या है 4x धन 7y बराबर 360 है, यही तो है समीकरण। लिखेंगे 4x धन 7y बराबर 360, यही समीकरण है। अब y का मान रखेंगे, y क्या रखते हैं, 4x धन 7 और y का मान कितना है, y का मान हमने निकाला है कितना 40, तो लिखेंगे 40 बराबर 360। अब देखिए गुणा करते हैं, 4x बराबर 4x धन 7 चौक 28 280 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर कितना होगा 360। अब 280 इधर आएगा लेफ्ट राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 4x बराबर 360 माइनस 280। अब इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद देखिए कितना आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, यहाँ से 6 में से 8 जाएंगे, 16 में से 8 गए 8 बचा, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 2, 2 में से 2 गए कैंसिल, यहाँ मिला 4x, 4 से काट देंगे 4 के 4, 4 दुना के 8, कितना आया x बराबर हमें मिला कितना 20। इसको अच्छे से समझते हुए चलिए, ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और कुछ होता नहीं क्वेश्चन देखने में भारी लगते हैं और 6 नंबर आपको इजी में सबसे आसान तरीके में मिल जाएंगे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन को लगाते हुए चलिए। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, पुराने जो क्वेश्चन है 2024 के 23 के 22 के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखिए, उनके आधार पर आप बुक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छांट कर लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि समय कम है, आप बुक को एक तरफ से लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे टॉपिक आप कवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाइए। उनको लगाने के बाद हम यहाँ करा रहे हैं, इसको आप लगाइए। यहाँ से करने के बाद आप बुक में ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढिए और ढूंढने के बाद उनको लगाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर मिला कितना 20, यानी कुर्सी का मूल्य कितना होगा, कुर्सी का मूल्य 20 रुपए होगा। एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा 20 रुपए होगा और एक मेज का मूल्य 40 रुपए होगा। और हमसे क्या पूछा था, यही पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 20 रुपए और 40 रुपए, ठीक है। अगर क्वेश्चन फिर भी समझने में दिक्कत हो तो क्वेश्चन एक बार दो बार वीडियो को रोककर आराम से इत्मीनान से समझिए। फिर भी अगर समस्या हो रही है तो कमेंट करके बताइए, ऐसे क्वेश्चन हम दोबारा फिर कराएंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद धीरे धीरे हम एक एक क्लास लेते हुए ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर कराते हुए चलेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन, आइए उनको अच्छे से करते हैं। तो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था और यह ऊंचाई और दूरी संबंधित क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको अच्छे से रीड करिए। उसके बाद क्वेश्चन में आप अपने अंदर ही अपने दिमाग में इसका फिगर बनाने का प्रयास करिए, चित्र बनाने का प्रयास करिए। फिर भी हम आपको समझा रहे हैं, उसको अच्छे से समझिए। कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक कोई घर है, कई मंजिल का घर है, छोटा नहीं कई मंजिल का घर है, कई तले का घर है। उस घर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, कोई उसके बगल में ही कुछ दूरी पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन है और एक बहुत बड़ा भवन है, एक बहुत मंजिल वाला भवन है। मंजिल के बहुत मंजिल वाले भवन के शिखर से कोई छोटे से जो 8 मीटर के भवन है उसको देख रहा है। वहां से देखने पर अनुमान कोण उसका बता रहा है कि 30 और 45 है। जब उसके शिखर को देख रहा है तो 30 है, जब उसके जमीन को देख रहा है, नीचे देख रहा है 8 मीटर जो भवन है उसके तल को देख रहा है तो कितना है 45 अंश है। और कहा गया है कि बहुमंजिल जो भवन है उसकी ऊंचाई बताना है और दोनों के बीच की दूरी बताना है कि दोनों मकान कितनी कितनी दूरी पर स्थित हैं। तो आइए इसको अच्छे से चित्र बनाते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। आइए कह रहा है कोई बहुमंजिल भवन है, पहले बहुत मंजिल वाला भवन बना लेते, घर बना लेते, ठीक है। तो आइए बना लेते हैं ऐसे। ऐसे आप भी चित्र को बनाइए और उसको अच्छे से समझिए। कहा गया एक बहुमंजिल भवन है, तो आइए इसको 3 4 5 तला इसको घर बना लेते, ठीक है। ये कोई हो गया बहुमंजिल भवन, बहुमंजिल भवन हो गया, ठीक है। क्या एक बहुमंजिल भवन है। अब यहाँ से कोई आदमी है, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक भवन और स्थित है। हम धरती पहले बना रहे हैं, धरातल बना रहे हैं, आइए धरातल बना ले रहे हैं। धरातल पे ही कुछ दूरी पर एक भवन और स्थित है, एक घर और स्थित है और इस घर पर भी वह देख रहा है एक कोई एक तल वाला घर है 8 मीटर ऊंचा। क्या है 8 मीटर ऊंचा कोई घर है, ठीक है। 8 मीटर कितना है 8 मीटर। इस घर के जो छोटा सा घर है इसके घर की ऊंचाई दी गई है कि यह कितना है 8 मीटर ऊंचा कोई भवन है। क्वेश्चन कहा गया है कि कोई बहुमंजिल भवन है, उस बहुमंजिल के बहुत मंजिल के भवन के शिखर पर कोई बैठा आदमी एक छोटे से मकान जो 8 मीटर का ऊंचा है उसके शिखर और तल दोनों को देख रहा है और अनुमान कोण बन रहा है। जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो क्या बनता है अनुमान कोण। यहाँ से जब देख रहा है कोई व्यक्ति, यहाँ से बन रहा है क्या अनुमान कोण। कहाँ कहाँ देख रहा है उसके शीर्ष को, यानी इस मकान के शीर्ष को जो 8 मीटर ऊंचा है, इस मकान के शीर्ष को देख रहा है और इसके तल को देख रहा है। कहाँ देख रहा है इसके शीर्ष को और तल को देख रहा है, यही तो देख रहा है। पहले एक बार शीर्ष को देख रहा है, उसके बाद तल को देख रहा है, तल को और शीर्ष को देख रहा है, उसके बाद क्या बन रहा है कोण बन रहा है कितना 30 और 45 है। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा शिखर, शिखर तथा तल। तो पहले शिखर का कोण दिया गया है। आप ऐसे गलती मत करिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हुए जब आप देखेंगे तो कहा गया 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, पहला वाला जो कोण 30 अंश है वह शिखर से को देख रहा, तो वहां कोण बन रहा है शिखर वाला। और उसके बाद कह रहा तल का, तो तल का 45 अंश कोण है, ठीक है। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा शिखर का कितना है, शिखर का 30 अंश है, यही तो हुआ शिखर, यही तो हुआ शिखर। इसको जब देख रहा है शिखर का तो कितने अंश कोण बन रहा है 30 अंश कोण बन रहा है। और जब वह तल को देख रहा है तो कितने अंश का बन रहा है 45 अंश का अवनमन कोण। क्या बन रहा है अवनमन कोण, अवनमन कोण बन रहा है, ठीक। अब एक बात बताइए आप, अगर यहाँ पर 30 बन रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा मिला दें, समांतर करते हैं, आइए इसको मिला देते हैं जिससे हमें समस्या ना हो क्वेश्चन लगाने में, ऐसे, ठीक है। मैं बना दी। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यह कोण 30 अंश होगा तो आप देखिए जेड की तरह बना है। कैसे बना है जेड की तरह।
आप देखते हैं जब कोई कोण जेड की तरह बनता है तो यहाँ जो कोण होता है वही यहाँ भी होता है, एकांतर कोण, ठीक है। यही जो यहाँ कोण होता है, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, सेम होता है। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ देखेंगे यह क्या बना, जेड की तरह बना हुआ है, तो जो कोण 30 अंश यहाँ होगा यहाँ भी कितना होगा, 30 अंश हो गया, होगा कि नहीं, 30 अंश होगा। उसी प्रकार देखेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ भी अगर 45 पूरा बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ बनेगा कितना, 45 अंश, ठीक है। क्या बनेगा, 45 अंश बनेगा। कैसे, हम देखें कि कैसे बना, जेड की तरह, एकांतर कोण की तरह, ठीक है। अब इसके बाद आइए सबका नाम रख देते हैं, चलिए नाम रख देते हैं। इसको मान ले रहे हैं ए बिंदु, इसको मान ले रहे हैं बी बिंदु, इसके मान ले रहे हैं सी बिंदु, इसको मान ले रहे हैं डी, इसको मान ले रहे हैं ई, मान लिए सबको। अब एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान देना है, देखिए जब घर छोटा जो घर है इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है, तो इसके समांतर है, यह कितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ कितनी होगी, 8 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि समांतर है और आयत की तरह बन रहा है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर भी होती, देखिए आयत की तरह बन रहा है, ठीक है, तो 8 मीटर होगा। हमें इसके ऊपर की ऊंचाई नहीं पता है तो इसको हम h मान ले रहे हैं, मान सकते हैं। जो नहीं पता है उसको हम क्या मान रहे हैं, h मान ले रहे हैं, कहां तक, 8 मीटर के ऊपर तक, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ी, यहाँ तक देखिए 8 मीटर जो है, यहाँ तो 8 मीटर है, यहाँ के ऊपर की दूरी को हम क्या मान ले रहे हैं, h मान ले रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है। नीचे की दूरी नहीं पता है, इसको x मीटर मान ले रहे हैं, इसको x मीटर मान रहे हैं कि दोनों मकान के बीच की दूरी कितनी होगी, x मीटर होगी। यह हमें 8 मीटर दिया गया है, क्या 8 मीटर यहाँ पर दिया गया है। 8 मीटर कैसे आया, देखिए कैसे आया, पहले इसको समझिए अच्छे से। ये देखिए मकान 8 मीटर है तो इसी के समांतर यह है, तो यह भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। हम इसको नहीं पता है दोनों मकान कितने दूरी पे स्थित है, तो हम x मान ले रहे हैं। अगर यह x होगा, इसी के समांतर यह भी है, तो यह कितना होगा, x मीटर। अब कुछ नहीं करना है, अब सब कुछ हम लिख चुके हैं। यहाँ पर देखिए हर भुजा में मालूम चल चुका है। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं। तो या तो आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है, माना, आप इसको सिस्टमेटिक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, माना दो मकान के बीच की दूरी कितना है, x मीटर है, यानी क्या है, दो मकान के बीच दूरी क्या, CD कितनी है, CD x मीटर है, x मीटर है। आप यह भी लिख सकते हैं कि दो मकानों के बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है। तथा जो AB है, AB कितना हमने माना है, AB माना है, AB माना हमने h मीटर, तो AB लिख सकते हैं h मीटर, ठीक। AB क्या माना, h मीटर माना है, यही तो माना है। अगर पूरी दूरी देख जाए तो कितना होगी, A से C, AC कितनी होगी, AC आप देखेंगे, कहेंगे सर जी H में 8 जोड़ देंगे तो यही हमारी AC होगी, क्योंकि AC देखिए AB कितना है, ABH है और BC कितनी है, 8 है, तो पूरा AC पूरा मकान कितना होगा, AC हमारा जो होगा, AC बराबर कितना होगा, 8 धन H होगा, 8 धन H मीटर, यही होगा, 8 धन H मीटर होगा, यही होगा। आइए क्वेश्चन को सिस्टमेटिक देखें। पहले दो त्रिभुज दिख रहे हैं, कौन त्रिभुज देखिए आप, ACD बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक छोटा त्रिभुज ABE में, दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना। आइए एक एक त्रिभुज लेकर हल करते हैं। तो पहले लिख ले रहे हैं हम त्रिभुज, पहले छोटा चाहे बड़ा चाहे जो लिख के हल करिए। आइए पहले छोटा ही हल कर ले रहे हैं, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, ठीक है। ABE में क्या होगा, AB बटे BE, लंब बटे आधार, लिखेंगे AB बटे BE, AB बटे BE। क्यों AB बटे BE ले रहे हैं, क्योंकि दोनों भुजा हमें मालूम है, AB मालूम है और BE मालूम है। AB कितना है, H है और BE कितना माने है, X माने, इसीलिए AB बटे BE ले रहे हैं, लंब बटे आधार ले रहे हैं। तो लिखेंगे क्या, लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। और हम सब जानते हैं कि लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा का मान होता है, तो लिखेंगे tan थीटा, लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। अब AB कितना है, ABH है, देखिए AB कितना है, H मीटर है, तो लिखेंगे ABH बटे BE, B कितना है, X मीटर है, तो B लिखेंगे X बराबर tan थीटा। थीटा का मान कितना, कोण कितना है, छोटे वाले त्रिभुज में ABE में कोण कितना है, 30 अंश है, ABE में कोण कितना है, 30 अंश है, तो थीटा का मान कितना होगा, 30, ठीक। अब हम सब जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, कितना होता है, 1/√3। तो रख देंगे H बटे X बराबर 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, √3H बराबर X हो जाएगा, √3X बराबर X हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आइए एकदम बड़े वाले त्रिभुज लेते हैं। बड़े वाला त्रिभुज क्या है, ACD में लिखेंगे, यहाँ बगल में देख ले रहे हैं त्रिभुज ACD में,
सेम प्रक्रिया से ACD में त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में ACD में क्या होगा, पहले बड़ा वाली भुज लेंगे, लंब पूरा क्या है AC है, तो लिखेंगे AC बटे यहाँ लिख रहे हैं क्या AC, बड़े वाले त्रिभुज में लंब क्या है AC है, तो लिखेंगे AC बटे आधार क्या है CD है, तो लिखेंगे CD, AC बटे CD बराबर लंब बटे आधार, क्या होगा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। अब लंब कितना है, पूरा लंब AB AC कितना है, AC देखिए हमने यहाँ बगल में लिखा भी है, AC कितना 8 प्लस H है, देखिए A पूरा H है और उसके बाद 8 पूरा कितना होगा 8 धन H, तो लिखेंगे 8 प्लस H बटे CD कितना है x मीटर, तो लिखेंगे x बराबर tan थीटा का मान कितना है, ACD में कोण कितने हैं 45 अंश, लिखेंगे 45 अंश। अब देखिए 45 अंश का मान रख देते हैं, 45 का मान कितना होगा tan 45 का मान 1 होता है, तो कितना होगा 8 धन H बटे x बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8 धन H, क्योंकि 1 गुणा करेंगे उतना आएगा बराबर x। समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं, मान ले रहे हैं। अब चाहे तो आप x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो आई रखते हैं जिससे हमारा दोनों को हल हो जाएंगे, अलग अलग मान भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे x का मान, आइए दोनों समीकरण से हल करते हैं, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आई समीकरण नंबर 1 में x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में x का मान हम इंक्लूड करते हैं, रखते हैं उसमें अप्लाई करते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है √3h बराबर x है, x का मान रख रहे हैं, x का मान कितना है 8 धन h है। देखिए यहाँ क्या लिखा है √3h बराबर x था, तो x का मान हम क्या रख रहे हैं, पहले में रख रहे हैं, जहां x है वहां का लिख दिए 8 प्लस h। देखिए h यहाँ है, यहाँ भी h को एक साइड लेते हैं, तो यहाँ कितना होगा करीब 3h माइनस h बराबर 8। अब यहाँ देखिए h यहाँ भी h, दोनों h है तो h कॉमन ले रहे हैं, h कॉमन लेंगे तो करीब 3 माइनस 1 बराबर 8। अब यहाँ देखिए h बराबर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 8 बटे, यहाँ बटे में आ जाएगा क्योंकि यह गुणे में है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे में हो जाएगा, तो करीब 3 माइनस 1। अब दोनों का प्रमेयकरण करते हैं, प्रमेयकरण क्या होता है विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे को गुणा करना, तो विपरीत चिन्ह क्या होगा करीब 3 धन 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, करीब 3 धन 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमें 8 ब्रैकेट में करीब 3 धन 1 बटे, करीब 3 धन 1 बटे, यहाँ देखिए क्या मिलेगा वर्गांतर लगा देंगे तो a स्क्वायर धन माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी वाला है, तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे क्या a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा और माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से मिले कितना 8 करीब 3 धन 1 बटे कितना मिलेगा 2। अब 2 काट देंगे, 2 चौके 8, तो यहाँ से मिलेगा कितना 4 करीब 3 प्लस 1 ए मीटर, यहाँ ऊंचाई मिली कितने h बराबर हमें मिला 4 ब्रैकेट में करीब 3 धन 1 मीटर। अब यहाँ से आप चाहें तो करीब 3 का मान भी रख सकते हैं 1.732 या यहीं पर छोड़ देंगे तब भी आपको उत्तर माना जाएगा सही, आप यहाँ भी छोड़ दें तभी भी आपका उत्तर सही माना जाता है, अगर यहाँ भी छोड़ दें तब भी, फिर भी आप प्रमेयकरण करके यहाँ तक लिखेंगे तो और अच्छा माना जाएगा, एग्जामिनर ये समझेगा कि आपको उसके बारे में डीपली नॉलेज है, पूरा फुल नॉलेज है, ठीक है। और यहाँ चाहे तो आप करीब 3 का मान भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको h का मान निकला, अब h का मान आइए समीकरण चाहे जिसमें रख देंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा x का मान मिल जाएगा, तो आइए h का मान किसी भी समीकरण में आप जिसमें कहें उसमें रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं, देखिए यहाँ भी रख सकते हैं, आइए यहाँ भी रख देते हैं, x का मान समीकरण नंबर 2 रख देते हैं, यहाँ देख लीजिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर आइए समीकरण नंबर 2 में, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप समझेंगे तो इतना भी कठिन नहीं कि आप नहीं लगा पाएंगे, 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो लगा लेंगे, क्योंकि 6 नंबर यहाँ से मिल रहा है तो आप इसको अच्छे से लगाइए, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे x का मान, तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 8 धन h है, x का मान कितना है 4 कड़ी में 3 प्लस 1 और बराबर क्या x होगा, क्योंकि देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या था h था, x जहां था वहां पर हमने x का मान रख दिया बराबर x लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए अगर कॉमन ले चाहे कॉमन ले लीजिए, 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, 4 कॉमन लेंगे 4 दूना क्या यहाँ 2 मिलेगा और प्लस कड़ी में 3 प्लस 1 मिलेगा बराबर x। अब यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ 2 है और 1 है, 1 और 2 है जुड़ जाएंगे तो 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ मिले कितना 4
3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। या मिला क्या हमें x का मान, ठीक है, यहाँ क्या मिला हमें x का मान। तो x का मान मिला कितना 4 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 और h का मान मिला 4 ब्रैकेट में कड़ी 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें h और x के मान पता चल गए हैं। आपको फिर भी समझने में कहीं दिक्कत हो तो एक बार फिर से अच्छे से वीडियो को रिवाइज करिए और अच्छे से समझिए। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसके लिए हैं, आपको दोबारा समझाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, पहले क्वेश्चन को आज से रीड करिए, उसके बाद फिगर बनाइए। फिगर बनाने के बाद आपको दो त्रिभुज मिलेंगे, दोनों त्रिभुज के एक एक करके अच्छे से हल करिए। जब एक त्रिभुज हल करेंगे तो वहां से x का मान मिलेगा, यहाँ जब दूसरा त्रिभुज करेंगे तो यहाँ भी x आएगा। दोनों का जब x आया तो दोनों समीकरण में एक समीकरण का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा h का मान मिल जाएगा, ठीक है, h का मान मिल जाएगा। h का जब मान मिल जाए तो h का ही मान चाहे जिस समीकरण में, चाहे पहले में चाहे दूसरे में, जिसको आप माने हैं उसमें रख देंगे तो दोनों समीकरण का मान निकल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको समीकरण को हल करना बहुत जरूरी होता है, उनको सीखना है। ये बेसिक चीजें होती हैं कि आपको जब सिखाई जाती है कि विलोपन बीज क्या होता है, प्रतिस्थापन विधुत क्या होता है, ऐसे आपको कैसे दो समीकरण दिए हों उनको हल करना है। तो पहला वीडियो से आप भी सीख सकते हैं समीकरण हल करना, दूसरे वीडियो से यहाँ भी सीख सकते हैं। तो जो भी सीखने को मिले आप सीखिए और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या तो दूसरा क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम पूछा गया था। ऐसे ही हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन कराते रहेंगे। आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।